नमस्ते दोस्तों। चलो आज इतिहास की एक ऐसी जबरदस्त कहानी सुनते हैं जिसने ना सिर्फ दुनिया का नक्शा बदला बल्कि लोगों की सोच भी हमेशा के लिए बदल दी। ये कहानी है एक आइडिया की, एक जोश की, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रवाद। तो तैयार हो जाओ, ये सफर बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो देखो, इस कहानी की शुरुआत होती है एक सपने से। स्क्रीन पर जो ये तस्वीर दिख रही है ना, ये कोई मामूली पेंटिंग नहीं है। ये 1848 में फ्रेडरिक सॉर्यू नाम के एक कलाकार का सपना था। एक ऐसी दुनिया का सपना जहां सारे देश आज़ाद हों, सब बराबरी से रहें और भाईचारे के साथ मिलकर आगे बढ़ें। यहीं से, इसी सपने से हमारी कहानी का आगाज होता है। लेकिन एक मिनट, हम बार बार ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, राष्ट्र, देश। पर कभी सोचा है कि ये राष्ट्र आखिर होता क्या है? क्या ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा है या फिर उससे भी कहीं ज्यादा कुछ और है? जरा सोचो तो। राष्ट्रवाद, जी हाँ, यही है वो जादुई एहसास। अपने देश के लिए प्यार, एकता और अपनेपन की एक जबरदस्त भावना। एक जैसा इतिहास, एक जैसी संस्कृति, एक पहचान जो करोड़ों अनजान लोगों को भी एक परिवार की तरह जोड़ देती है। यही वो ताकत थी जिसने सौर्य के सपने को हकीकत में बदलने का दम भरा। तो सवाल ये है कि राष्ट्रवाद की ये आग सबसे पहले भड़की कहाँ? इसकी पहली चिंगारी उठी 1789 में फ्रांस से। फ्रांसीसी क्रांति वो पहला बड़ा मौका था जब राष्ट्रवाद का ये आइडिया सिर्फ बातों और किताबों से निकलकर सच में सड़कों पर उतर आया। अच्छा, अब ये वाला जो हिस्सा है ना, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, तो ज़रा ध्यान से सुनना। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने लोगों को ये कैसे महसूस कराया कि वो सब एक है? देखो, उन्होंने कई कमाल के काम किए। उन्होंने पितृभूमि मतलब ये हम सब की धरती है, और नागरिक मतलब हम सब बराबर हैं जैसे विचार दिए। राजा का झंडा हटाकर देश का नया तिरंगा झंडा लाए। एक नेशनल असेंबली बनाई, सबके लिए एक जैसे कानून बनाए और फ्रेंच भाषा को सबकी भाषा बना दिया। ये सब तरीके थे लोगों में एकता की भावना जगाने के। और अब हमारी कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जिसने पूरे यूरोप में तहलका मचा दिया। नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन एक तूफान की तरह आया और क्रांति के इन नए नए विचारों को अपनी तलवार के दम पर पूरे यूरोप में फैला दिया। तो सवाल ये उठता है कि नेपोलियन हीरो था या विलन? देखो, एक तरफ उसने 1804 में नेपोलियन संहिता लागू की, जिससे जन्म से मिलने वाले सारे फायदे खत्म हो गए। कानून के सामने सब बराबर हो गए। ये तो बहुत अच्छी बातें थी, है ना? लेकिन दूसरी तरफ उसने लोकतंत्र को ही खत्म कर दिया, टैक्स बहुत बढ़ा दिए और लोगों को जबरदस्ती अपनी फौज में भर्ती करना शुरू कर दिया। तो वो एक सुधारक भी था और एक तानाशाह। शुरू में तो जब नेपोलियन की सेनाएं दूसरे देशों में घुसीं तो लोगों ने उनका फूलों से स्वागत किया। सबको लगा कि ये हमें राजा महाराजाओं के जुल्म से आज़ादी दिलाने आए हैं। लेकिन जब उन पर बढ़े हुए टैक्स और जबरदस्त भर्ती का बोझ पड़ा तो यही आज़ादी की सेना लोगों को दुश्मन लगने लगी। फिर आया साल 1815। वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन हार गया। इसके बाद यूरोप के पुराने राजा और सम्राट वो सब वापस आ गए और उन्होंने मिलकर कोशिश की कि वक्त को पीछे घुमा दिया जाए और राष्ट्रवाद की इस नई भावना को हमेशा हमेशा के लिए कुचल दिया जाए। इन बड़ी बड़ी ताकतों ने वियना शहर में एक मीटिंग की और बैठकर पूरे यूरोप का नक्शा अपने हिसाब से दोबारा बना डाला। उनका बस एक ही मकसद था, पुराने राजघरानों को गद्दी पर वापस बिठाना और फ्रांस को इतना कमजोर कर देना कि वो फिर कभी सिर न उठा सके। अरे ये देखो, कितना मजेदार कार्टून है। इसका नाम है विचारकों का क्लब। दिख रहा है कैसे सबके मुंह पर पट्टी बंधी है? ये मजाक में दिखाया गया है कि उस दौर में सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलने या सोचने की आज़ादी पर पूरी तरह से पहरा लगा दिया गया था। कोई सवाल नहीं पूछ सकता था। राजाओं को लगा कि उन्होंने राष्ट्रवाद के इस जिन को बोतल में बंद कर दिया है, पर वो बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। ये सपना मरा नहीं था, बस छिप गया था। और अब कहानी में सामने आए हमारे असली हीरो, जो छिप छिप कर इस सपने को जिंदा रखे हुए थे। और इन्हीं हीरोज में से एक था इटली का जोशीला क्रांतिकारी जुसेप्पे मैत्सिनी, एक सच्चा देशभक्त। उसमें यंग इटली और यंग यूरोप जैसे सीक्रेट ग्रुप बनाए ताकि देश के नौजवानों को राष्ट्रवाद के विचार से जोड़ा जा सके। उसका मानना था कि भगवान ने राष्ट्रों को बनाया ही इसलिए है ताकि एक जैसी भाषा और संस्कृति वाले लोग एक साथ मिलकर तरक्की कर सकें। मैत्सिनी के विचारों में इतनी आग थी कि ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिख
जो उस समय यूरोप का सबसे ताकतवर आदमी माना जाता था, वो मैत्सिनी को हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन कहता था। सोचो, पुराने राजा महाराजा इस एक आदमी से कितना डरते होंगे। मैत्सिनी जैसे क्रांतिकारियों ने तो चिंगारी लगा ही दी थी, लेकिन इस आग को भड़काने का काम किया आम जनता के संघर्ष ने, उनकी भूख ने, उनकी गरीबी और उनकी मुश्किलों ने। 1830 और 1848 में तो जैसे पूरे यूरोप में क्रांतियों की एक लहर सी दौड़ गई। आखिर लोग सड़कों पर क्यों उतर आए थे? अरे भाई, क्योंकि आबादी तो तेजी से बढ़ रही थी, पर नौकरियां थी नहीं। गांव के लोग शहर भाग रहे थे, पर वहां भी कुछ नहीं था। ऊपर से खाने पीने की चीजें महंगी हो रही थीं और फसलें भी बर्बाद हो रही थीं। आम आदमी का तो जीना ही मुश्किल हो गया था। ये तस्वीर उसी दौर के एक किसान विद्रोह को दिखाती है। जब पेट की आग और दिल का गुस्सा एक साथ मिल जाता है ना, तो ऐसी ही क्रांतियां जन्म लेती हैं। किसान, मजदूर, गरीब सबके सब सड़कों पर उतर आए थे। इसी हंगामे के बीच पढ़े लिखे मिडिल क्लास के लोगों ने भी एक कोशिश की। 1848 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में एक संसद बुलाई गई। मकसद था कि सभी जर्मन इलाकों को जोड़कर एक देश बनाया जाए जिसका अपना एक संविधान हो। लेकिन अफसोस, राजाओं और सेना ने मिलकर इस कोशिश को बेरहमी से कुचल दिया। 1848 की इस नाकामी के बाद एक पल को लगा कि शायद ये सपना अब कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब आता है कहानी का सबसे रोमांचक मोड़, जहां जर्मनी और इटली को एक करने का सदियों पुराना सपना आखिरकार सच हुआ। मिडिल क्लास के लोगों की संविधान और चुनाव वाली बातें तो काम नहीं आई, तो अब जर्मनी को एक करने की जिम्मेदारी उठाई प्रशिया नाम के एक बहुत ताकतवर राज्य ने। उन्होंने तय कर लिया कि जर्मनी का एकीकरण भाषणों और वोटों से नहीं, बल्कि सेना की ताकत से होगा। और इस काम को अंजाम दिया जर्मनी के आयरन मैन ऑटो वॉन बिस्मार्क ने। वो प्रशिया का मुख्यमंत्री था। उसकी एक ही पॉलिसी थी, लौह और रक्त की, मतलब खून बहाकर और लोहे के दम पर अपना लक्ष्य हासिल करना। उसने अपनी सेना की मदद से सिर्फ 7 साल में 3 बड़े युद्ध लड़े और जर्मनी के एकीकरण का रास्ता एकदम साफ कर दिया। और ये है वो ऐतिहासिक पल। साल 1871, फ्रांस का मशहूर वर्साई का शीश महल। और यहीं पर प्रशिया के राजा विलियम प्रथम को एकीकृत यानी एक हुए जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। वो सपना जो हमने कहानी की पहली स्लाइड में देखा था, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा अब हकीकत बन चुका था। और जर्मनी की ही तरह इटली का सपना भी पूरा हुआ। ये भी कई छोटे छोटे राज्यों में बिखरा हुआ था, लेकिन मैत्सिनी के क्रांतिकारी विचारों ने इसकी नींव रखी। प्रधानमंत्री कावूर की चालाक कूटनीति ने रास्ता बनाया और गैरिबाल्डी की सेना के जोश ने इसे सच कर दिखाया। कई लड़ाइयों और संघर्षों के बाद 1870 तक इटली भी एक देश बन गया। तो जर्मनी बन गया, इटली बन गया, लेकिन क्या एक देश बनाने की ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई, या ये तो बस एक नई शुरुआत थी? राष्ट्रवाद का ये जो विचार था, ये आगे चलकर दुनिया को और किस तरह बदलने वाला था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें इतिहास के अगले पन्नों में मिलेगा।